Hi, what if your doctor wasn't just saving lives in the clinic but also fighting quackery, building institutions, and shaping national policy? He's fixing India's medical system all at once. Everyone, please meet Dr. Vinky Rugwani. Sir, welcome to the podcast, sir. Thank you so much. For those of who don't know, he also heads the Maharashtra Medical Council, but that's not the only hat he wears. We are going to do a deep dive into what he does, sir. Before we begin, sir, tell me why pediatrics, and let's take it from there. So, see, actually, when I got admission in MBBS, and I used to be there in the hospital as an undergraduate in the last year of my undergraduate posting, I used to see many children who are coming for, transfusions. And somehow I got, interested in knowing that. And when I went in details, I saw that ये जो बच्चे होते हैं, they need transfusion every 15 days. I developed interest in those children. So somehow I felt like कि मेरे को आगे चल के भी कहीं ना कहीं मैं इससे अटैच रहूँ, और इसलिए मैंने वो pediatric branch बाद में choose किया. And fortunately I got that branch also. Right. When was this, sir? What year? So it was 1992 when I passed my MBBS. 19. क्या बात है. What were some memorable cases that have shaped your worldview, sir? So again I told you कि जो कुछ ऐसे हाँ ट्रांसफ्यूजन जो आपने कहा था सर. हाँ, सो वही चीज़ें थी जो मुझे, बिकॉज आई स्टे इन नागपुर, एंड नागपुर इज़ बेसिकली जहाँ सिकल सेल थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा होता है. तो मैं जहाँ रहता हूँ इन प्लेस ऑफ नागपुर, मेरे विसिनिटी में पूरे वही एरियाज़ हैं जिसमें जो ये बीमारी जो होती है उसके बहुत सारे पेशेंट्स हुआ करते थे. तो मुझे वैसे भी आई ऑलवेज वांटेड टू बी do something for the community right from the beginning, right from my college days also. So that was one main reason why I took that part. फिर आपने थैलेसीमिया पे बहुत एक्सपोजर हुआ सर आपका. What were the gaps in the system आपको दिखा सर तब? देखिए, मैं बता रहा हूँ उस समय पे 90s में जब कोई बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने आता था मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उसको 2 से 3 दिन लगते थे. यानी पहले दिन आता था, उसको कोई एग्जामिन करता था, फिर उसको बोलते थे ठीक है कल आ जाना, कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे. नेक्स्ट डे वो जाता था तो उसका सैंपल लेते थे, फिर क्रॉस मैचिंग होती थी, उसको 1 दिन लग जाता था, थर्ड डे उसको ट्रांसफ्यूजन होता था, 3 दिन लगते थे. एंड आई टेल यू, आज हम लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ओनली 4 to 6 hours द पेशेंट कम्स एंड गोज विद इन 4 to 6 hours टू हिज होम. सो दिस इज द डिफरेंस दैट वी have seen since last 30 years. So what did you ensure sir कि ये waiting time 3 to 4 days से a few hours पे कैसे आया सर? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. अब इसमें कैसा है कि वो टाइम पर हम मतलब ऑफ कोर्स द ओवरऑल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बोलें, मेडिकल फैसिलिटीज़ बोलें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी अभी हो गई हैं. वो तो हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अभी ये जो कम्युनिकेशन के जो हमारे पास में तरीके हैं वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं. कुछ पहले सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसके साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खास करके इफ़ वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ इलनेसेस जहाँ पे एक सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो आगे आ गई हैं. कुछ सेंटर्स एस्टेब्लिश हो गए हैं. तो उन सब कारणों की वजह से एक अच्छा सिस्टम जो है वो तैयार हो गया है. आपने सर फिर वो फ्री थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सेंटर भी फाउंड किया था, उसकी स्टोरी बताइए ना सर. तो हम लोगों ने 2000 में जैसे MBBS पास आउट हुआ, उसके बाद तो मैंने PG ज्वाइन किया, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग एज वेल एज वर्किंग फॉर थैलेसीमिया. और दूसरा क्या था कि उस समय पे मैंने जैसे बताया कि मैं जिस एरिया में रहता था वो इट इज़ बेसिकली एक हमारी विसिनिटी में सिंधी पॉपुलेशन रहती है जिसमें थैलेसीमिया ज़्यादा है, और उसके बाजू में देर इज़ पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसमें सिकल सेल बहुत ज़्यादा है. Right. तो अब इतने सारे लोग, आई यूज्ड टू सी सो मेनी पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम माई एरिया टू आवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. Very true. तो सो आई थॉट कि मैंने जैसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं अपनी प्रैक्टिस चालू किया एट माई प्लेस, मैं जहाँ रहता हूँ एरिया में, तो आई हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन दैट डिजीज़. तो मैंने उनको देख के आई स्टार्टेड डूइंग लाइक
मैं सबसे फीस लूँगा, लेकिन ये जो थैलेसीमिया और सिकल सेल है इन लोगों से नहीं लूँगा। सो मैं 2002 से ही इन पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देना मैंने शुरू कर दिया। यानी ओपीडी में आई नेवर यूज्ड Right टू from चार्ज start, देम, basically, नो है ना? नो नो, आई नेवर यूज्ड टू चार्ज देम फ्रॉम एट दैट पॉइंट। सो इनिशियली आई हैड एन ओपीडी, आई डिडंट हैव एन हॉस्पिटल। तो फिर भी मैं उनको हॉस्पिटल में कहीं जहाँ पे ट्रांसफ्यूजन देते थे वहाँ मैं खुद जाता था उनको मिलने के लिए, और बाकी चीज़ें उनको एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की मैं प्रयत्न करता था। बाद में तो मेरा हॉस्पिटल खुद का चालू कर दिया, तो आई स्टार्टेड डूइंग अ फ्री ट्रीटमेंट फॉर देम। वेरी नाइस सर। स्क्रीनिंग बिफोर मैरिज इन सब डिसऑर्डर्स की, इसका मेडिकल नीड वर्सेस द सोशल रेजिस्टेंस, इसको कैसे बैलेंस ये करते तो हैं? बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे बताया कि ये जो बीमारियां हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये कम्प्लीटली 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। एक लड़का अगर थैलेसीमिया माइनर या सिकल सेल ट्रेट है, उसको कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी अगर किसी लड़की से शादी होती है और वो भी थैलेसीमिया माइनर या सिकल सेल ट्रेट है, तो उनका जो बच्चा होगा उसको पूरे 25% चांसेस है कि उसको थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल डिजीज़ होगा। एक बार ये बीमारी हो गई थैलेसीमिया मेजर, तो उसको बार बार 15 दिन में ब्लड लगेगा, बहुत महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, बहुत सारी जांचें करवानी पड़ेगी। हम सोच सकते हैं कि ऐसे परिवार जिनमें ऐसे बच्चे पैदा होंगे तो उनके फैमिली का कैसी स्थिति होगी, उनकी मेंटल स्टेट, उनका फाइनेंशियली कितना खर्चा होगा। तो हम क्यों ना जिस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करें। तो हमारे हाथ में है प्रिवेंशन। तो हम लोग शादी से पहले चाहते हैं कि बिफोर मैरिज एवरी बॉय एंड गर्ल शुड भी नहीं, मस्ट गेट टेस्टेड फॉर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल। सी हम लोग कई बार कहते हैं कि कुंडलियाँ मिला, बहुत लोग मिलाते हैं कुंडलियाँ, हम लोग नहीं कहते कि नहीं मिलाओ, मिलाओ, जिनको मिलाना है मिलाओ, वो गुड़ मिलाते हैं ना, तो क्यों ना आप ये मिलाओ, ब्लड क्यों नहीं मिलाते हो? आप गुड़ मिलाते हो, आप ब्लड नहीं मिलाते हो, तो यू मस्ट मैच दिस ब्लड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम वी हैव बीन बिहाइंड, मतलब हम गवर्नमेंट को हमेशा कहा है कि आप एक इस प्रकार का एक कानून पास करिए जिसमें ये जो बिफोर मैरिज शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, इसमें तो बहुत सारे जेनेटिक अदर डिसीज बहुत सारे निकल जाए, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं, ज़िंदगी भर उसको ब्लड, दवाइयाँ, ये सरकार का भी तो बहुत पैसा लगता है ना, तो क्यों नहीं अगर एक छोटे अमाउंट में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें। व्हाई नॉट, फैंटास्टिक। व्हाई इज इंडिया हॉटबेड सर इन सब चीज़ों के लिए? ये बीमारियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो ये तो बेसिकली क्या है कि ये बीमारियां जो है ये मेडिटेरियन बेल्ट से शुरू हुई हैं, Right. और ख़ास करके थैलेसीमिया जो है, और जहाँ ये माइग्रेशन जैसे हमारे कंट्री की तरफ से जैसे हुआ, तो उसमें ये बीमारी फैलती गई और पूरे देश भर में ये थैलेसीमिया और सिकल सेल जो है वो कुछ पॉकेट्स में है, जैसे जहाँ पे एसटी और एससी पॉपुलेशन, जिसमें ट्राइबल्स में भी बहुत ज़्यादा है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति इन में ये बहुत ज़्यादा है। आपका एक ड्रीम भी है नेशन वाइड जेनेटिक डिसीजेज स्क्रीनिंग के लिए? बिल्कुल है, मैं तो आपको यही कहा कि हम तो ज़रूर चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई ऐसा कानून पास हो जिसमें सारे लोग शादी से पहले सबको कंपल्सन किया जाए, आपको यह टेस्ट करना अनिवार्य है। आप मैरिज सर्टिफिकेट ही मत दो अगर आपका टेस्ट नहीं किया होगा, तो इस प्रकार के कई रूल्स बन सकते हैं और क्वाइट इट इज़ पॉसिबल। That's a very fascinating idea, sir. Moving on, your story as a vice president and then an administrator of Maharashtra Medical Council, sir. आप कैसे? तो मैं एक्चुअली आई वाज नॉमिनेटेड ऑन महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एज अ मेंबर। ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जब मुझे नॉमिनेट किया गया, एंड आई इन 2017 उसके बाद में आई बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। और वो जो टेन्योर था 2017 से 22 तक, उसमें महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने कई ऐसे रिफॉर्म्स लाए, मतलब उस समय डिजिटलाइज किया पूरे रिकॉर्ड्स को, है ना, ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें चालू की, बहुत सारे नए नए चीज़ें हमने लाई, तो वो बहुत अच्छा ओवरऑल था। मैं क्योंकि हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे उस समय काउंसिल में, तो और महाराष्ट्र की मेडिकल जो काउंसिल है मैं बताऊं वो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी काउंसिल है। नाउ एज ऑन टुडे वी हैव 2 लाख डॉक्टर्स इन महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, सो इट इज़ अ बिगेस्ट काउंसिल, इवन मोर देन कर्नाटका, यूपी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में यूपी ज़्यादा होगी, लेकिन डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स में महाराष्ट्र की काउंसिल सबसे बड़ी है।
तो हम लोगों के ये सब काम अभी ये सब होने के बाद में जब बात आई कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल पे प्रशासक नियुक्त करना है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो अगेन आई गॉट अ चांस और अगेन आई वाज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं पिछले 1.5-2 साल से आई एम लुकिंग आफ्टर दैट and trying to make the things further and more easy and convenient for our doctors as well as the community. वेरी नाइस सर। पर इसके साथ साथ सर आपको बहुत बार आजकल हम देखते हैं मोस्टली इन द आउटर सिटीज़ में जो होता है फेक डॉक्टर्स काफ़ी आते हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी बहुत बार कम्युनिटीज़ की लूज़ हो जाती है। इसको आप कैसे टैकल करते तो हैं? हमें कई बार वी गेट द कंप्लेंट्स फ्रॉम द पीपल कि एक फेक डॉक्टर, बोगस डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलना ही नहीं चाहिए, बोगस के पास गया जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने दवाई लिख दी, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, तो कंप्लेंट हमारे पास आती है। तो हम लोग एक्चुअली चाहते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ, इस पे सरकार के द्वारा भी कुछ किया जाए। लेकिन हमने एक काम किया है, हम लोगों ने अभी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया 2 लाख डॉक्टर्स हैं, हम सबको एक QR कोड दे रहे हैं। तो हर एक डॉक्टर को एक QR कोड मिलेगा, और वो QR कोड एनी पेशेंट कैन सी, वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी उसको QR कोड को स्कैन करके ही कैन एक्सेस एंड सी दैट द पर्टिकुलर डॉक्टर इज़ रजिस्टर्ड डॉक्टर और नॉट, ही इज़ अ जेन्युइन डॉक्टर और नॉट, he is a qualified doctor or not, even the qualification will be seen in that QR code। और इस प्रकार जिनका नहीं है तो वो अनक्वालिफाइड हैं, वो बोगस हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किया है। इसके अलावा भी बोगस डॉक्टर्स को पर ये अंकुश लगाने के लिए हम कुछ कमिटीज़ जो बनी हुई हैं ऑलरेडी, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़, उनको और इन्फोर्स करके, उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो QR कोड का बोल रहे थे सर आप, इज दिस अ पार्ट ऑफ द डिजिटल डॉक्टर रजिस्ट्रेशन जो आजकल हो रहा है? नहीं, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन के बाद में QR कोड के लिए सेपरेटली अप्लाई करना है उसके लिए। मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस के बारे में सर आपके पास काफ़ी केसेस आते होंगे, हाउ डू यू हैंडल देम सर? तो इससे बहुत सारे, देखिए क्या है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो पहले जो थी, अभी पहले डॉक्टर, हम बहुत साल वर्षों पहले कहते थे डॉक्टर भगवान है, पेशेंट लोग इस प्रकार की एक सोच रखते थे। धीरे धीरे वो सोच बदल गई। अब डॉक्टर्स, अभी कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल है। ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स अभी हैं, इसमें मानने में बिल्कुल भी हमें अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ डॉक्टर्स रियली उनका इस प्रकार का सोच हो सकती है। और यह जो है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट के मन में एक शंका जो है वो आती है, और इस वजह से कई केसेस में, स्पेशली जब कोई डेथ होता है तो उसके बाद में रिलेटिव्स जो होते हैं उनके, वो लोग उन डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स करते हैं। अब ये जो कंप्लेंट्स है, इस प्रकार की कंप्लेंट पहले 2017 में हमारे पास 20-30 कंप्लेंट साल में आया करती थी, अभी तो 100 से ऊपर हो गई है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ गया है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में कमी आई है। कुछ फर्वलस कंप्लेंट्स भी होती हैं, जिसके हम कहते हैं झूठी कंप्लेंट्स, यानी एक्चुअली डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं रहता, मिस्टेक नहीं रहता, पर वो लोग कई कंप्लेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें डॉक्टर की थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक अनइंटेंशनली, देखो कोई भी डॉक्टर खुद अपने इंटेंशन से किसी मरीज को, रोगी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई निग्लिजेंस हो जाता है, तो इस टाइप की भी कंप्लेंट्स आती हैं। ऐसे टाइम पे हमको फिर एक्शन लेना भी पड़ता है। आपका एक विजन भी है सर, यूनिफाइड ट्रांसपेरेंट इंडियन मेडिकल सिस्टम के लिए। तो यह इसमें ऐसा है कि बहुत सारी पैथीज़ हमारे यहाँ पर हैं, और हर एक पैथी को का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी जो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, और वैसे ही हमारा, क्योंकि आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना एक सिस्टम है, उसका भी बहुत अच्छा एक प्रचलन है। होम्योपैथी ऑफ कोर्स यस कई क्रॉनिक डिजीज़ में काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये पैथीज जो हैं वो का इस्तेमाल हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी असाध्य रोग या बीमारियां होती है जिसमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई विल से दैट हर एक व्यक्ति को अपने अपने मेडिसिन में ही प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर एक मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई करता है तो उसको एक मॉडर्न मेडिसिन की पैथी को ही एज अ प्रैक्टिस करना चाहिए। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। इट इज़ ऑलवेज इफ़ यू हैव लर्न समथिंग, यू अप्लाई दैट लर्निंग, यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट। वेरी ट्रू। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गड़बड़ आजकल जो हो रहा है वो
जो डॉक्टर सीखे हैं वो छोड़ के कुछ और ट्रीट करने लग गए हैं, वहीं पे गड़बड़ हो रही है आई गेस। एग्जैक्टली थोड़ा सा मुझे लगता है उस चीज़ पे Right. एक सोच विचार होना चाहिए। डॉक्टर्स ने सर पॉलिसी मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व होना है? मोस्ट डॉक्टर्स नहीं करते, थिंकिंग बियॉन्ड द ओपीडी होता ही नहीं है कभी कभी, तो ये कैसे करना चाहिए सर? देखिए इसमें ऐसा है कि बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने जो प्रोफेशन होता है उसमें बहुत व्यस्त होते हैं, तो वो कई बार अपने प्रैक्टिस यानी ओपीडी और हॉस्पिटल के ऊपर नहीं सोच पाते और नहीं सोचते, उनको समय भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी कई बार ऐसा हमने खुद देखा है, क्योंकि मैं एज अ प्रैक्टिशनर भी इतने वर्षों से मैंने हॉस्पिटल भी का काम भी देखा है, प्लस आई हैव वर्कड विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी तो मैं गवर्नमेंट सेटअप में एज अ मेडिकल काउंसिल प्रशासक करके प्रेसिडेंट करके काम कर रहा हूँ। तो आई हैव सीन दैट डॉक्टर्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इन अ पॉलिसी मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई डिसीजंस होते हैं, अब हमारे कई मेडिकल फील्ड के, हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पब्लिक हेल्थ हो, जिसको सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लीड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डॉक्टर जो होता है वो प्रैक्टिकली जो फील्ड में उसका जो अनुभव होता है वो डेफिनेटली ही कैन गिव अ गुड इनपुट्स इन दैट। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लोगों को इसमें पॉलिसी मेकिंग में आने के लिए इस प्रकार के फील्ड्स में आना ज़रूरी है। और इसके लिए एक बीच में आया भी था कि ये जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसे इंडियन मेडिकल सर्विसेज करके एक सिस्टम, इसमें कहीं पेपर में पढ़ा था बट अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट इट शुड कम। यानी डॉक्टर्स शुड बी एट द हाईएस्ट पोस्ट जो मेडिकल फील्ड्स को गवर्न करने के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए चलती है, वहाँ पे डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। वेरी ट्रू सर। जैसे आप अभी यू आर एट द प्रॉबेबली अब इन अ पोजीशन जहाँ आपका पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता है पॉलिसी मेकिंग में, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, द पॉलिटिक्स वांट्स टू डू समथिंग एल्स, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू talk to people in power about the things that you want to get done? Exactly. Now this question is very अभी एक इंसिडेंस आपको तो पता है चल ही रहा है, जो एक CCMP जो एक पास होम्योपैथ से उनको मेडिकल रजिस्टर में, सेपरेट रजिस्टर में उनको एंट्री करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। हालांकि एज अ पर्सन अगर आप पूछेंगे तो मैं एज अ डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन विल ऑलवेज से कि ये जो चीज़ है इट इज़, मतलब कोई भी एक मॉडर्न मेडिसिन का जो डॉक्टर होगा MBBS का, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट बिकॉज इफ़ यू आर इन वर्किंग इन अ सेटअप विच इज़ जिसमें सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ें दिखती हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो पूरे स्टेट को देखती है, सरकार जो है पूरे स्टेट को देखती है। वो ये देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग किसको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, एक कम्युनिटी तक के कैसे हम पहुँचा सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, देर आर डेफिनेटली वी फील समटाइम्स कि कहीं ना कहीं हम लोग जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो पूरा तरीके से उसमें कुछ डेविएशंस, कुछ चेंजेस, कुछ असिमिलरिटीज़ हमको भी लगती हैं, लेकिन अब ये ठीक है, गवर्नमेंट है तो वी हैव टू बी। यू ऑल्सो हैव अ रोल सर, BJP मेडिकल सेल और हेल्थ कमेटी में आप काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं सर, वो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन और व्हाट इज़ योर रोल सर? देखिए कैसा है कि बिकॉज आई एम इंक्लाइंड टू अ पार्टी BJP, लेकिन मैं सही बताऊं तो मेरा कोई आई डोंट कंसिडर मी एज अ पॉलिटिशियन। नहीं, द रीज़न बीइंग आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस एज फार एज द मेरे को कोई आगे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। बेसिकली आई यूज़ पॉलिटिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू अ सोशल सर्विस। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना कुछ अगर आज कर पाया हूँ थैलेसीमिया और सिकल सेल के पेशेंट्स के लिए, प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स के लिए, या बाकी कम्युनिटी में जो मैं अपने स्टेट में या कहीं उस कंट्री में अगर कुछ कर पाया हूँ, कुछ योगदान दे पाया हूँ, तो बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आई कुड इन्फ्लुएंस द हायर अथॉरिटीज़। अब मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि 2016-15 में देवेंद्र जी मेरे सेंटर में आए थे, ही वॉज CM एट दैट टाइम। तो मैंने उनको कहा कि
क्यों ना हम अभी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन था बहुत कम हुआ करता था, चालू हो गया था, काफ़ी पेशेंट्स का होता था, पर उनको कुछ पैसा की ज़रूरत है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से डिक्लेयर करना चाहिए। उन्होंने इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया था कि 3 लाख रुपए हम हर पेशेंट को देंगे। आवर स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने 3 लाख रुपए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उस समय डिक्लेयर किया, और उसके बाद में उसका हंड्रेड्स ऑफ द पेशेंट्स ने उसका फ़ायदा लिया। सो इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ द माई एसोसिएशन विथ द हायर अथॉरिटीज़। तो मैं ये जो मेरा पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है या रिलेशन है, जो इन्फ्लुएंस अगर थोड़ा बहुत जो भी है, इट आई ऑलवेज यूज़ इट फॉर माई कम्युनिटी के लिए ज़्यादा पसंद करूँगा, रादर देन मेकिंग माई सेल्फ एंड और प्रोजेक्टिंग माई सेल्फ एज एन पॉलिटिशियन। इट डेफिनेटली हेल्प्स कि आप पोजीशंस ऑफ पावर को इन्फ्लुएंस करके डू गुड करें, दैट इज द एंड गोल सर, आई ऑफ गेस। कोर्स, यस यस। एक आई थिंक दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक आजकल। यू सी अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स सोशल मीडिया पे खुद के फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, पर हमें बार बार कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं कि डॉक्टर्स आर नॉट सपोज टू एडवर्टाइज। ये क्या चल रहा है सर? ये बहुत सिंपल है, देखिए, डॉक्टर एज एन इंडिविजुअल कैन नॉट एडवर्टाइज। अब उसमें कैसा है कि देयर इज़ वेरी सिंपल थिंग दैट हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो पहली बार अगर अपना क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट पहली बार बताना चाहते हैं किसी को कि मैं यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है, मैं इतने से इतने बजे तक बैठता हूँ, और इवन हॉस्पिटल मैं ये हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो ही कैन डू इट, इवन ही कैन पुट इन द न्यूज़पेपर एंड ऑल, बट ही कैन नॉट डू इट अगेन एंड अगेन। अच्छा। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ही कैन, या एजुकेशनल इट इज़ अलाउड, यू कैन गिव सम एजुकेशन, बट उसमें आप पेशेंट्स को कहीं किसी तरीके से अपने पास बुलाने का कोई भी तरीका अगर अपनाते हैं तो इट इज़ नॉट अलाउड, यू नो। सो सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स का प्रेजेंस जो है, तो देर आर सम लिमिटेशंस, और उस लिमिटेशंस को डॉक्टर्स ने फॉलो करना चाहिए। हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं ऐसी, तो जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाकर उनको बताते भी हैं, उनको वार्निंग्स भी देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो यू नो दिस इज़ नॉट अंडर द एथिक्स एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट। सो बेसिकली अगर आप इस फ्रेमवर्क में काम करिए कि आपकी जो भी स्पेशलिटी उसके बारे में आप अवेयरनेस बनाइए विदाउट एन इंटेंट टू कॉल पेशेंट्स टू योर हॉस्पिटल और योर क्लिनिक, सो यू कैन डू व्हाट यू आर डूइंग। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर, एक्चुअली बहुत अच्छा है ये। आजकल प्री गूगल डायग्नोसिस लेके बहुत पेशेंट्स आते हैं सर, उनके साथ डील करने के लिए कुछ एडवाइस बताइए बाकी डॉक्टर्स। तो ये तो ऐसा है कि आप बहुत ये अभी और बढ़ेगा, ये तो चीज़ें कम होनी नहीं है। सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग, यू नो। अभी क्या है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में आपने भी कई बार देखा होगा कि एक साइंस के साथ अभी एक आर्ट है जिसको लर्न करना है, और उसमें हमको यही देखना है कि ये जो पर्टिकुलर जो पेशेंट आ रहा है, ये इसको नॉलेज कितना है, और उसको अगर नॉलेज है तो वो कौन सा नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है कि गूगल और बाकी नॉलेज है। सो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सो यू नीड टू हैव यू विल गेट अ वेराइटीज ऑफ द पेशेंट एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सोशल मीडिया लिटरेसी एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम लोग जितना साइंस पढ़ा है ना, उसके साथ काफ़ी चीज़ें, अभी सिर्फ ये नहीं, पर इवन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के साथ साथ मेडिको लीगल ये पार्ट भी हम लोग जितना पढ़ते हैं वो कम है। हमको बहुत इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है हमारे कैरिकुलम में, MBBS और बाकी कैरिकुलम में, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे और ज़्यादा स्ट्रेस करते कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी कुछ हमारे जो करिकुलम है उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स यस, उसके बारे में तो करना ही चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट सर। यू नो, सडनली बहुत सालों से एक हर CMEs या सेमिनार्स में ये पॉइंट कभी होता नहीं था, बट नाउ एवरी CME में कहीं ना कहीं एक टॉक मेडिको लीगल चीज़ों पे होता है, एंड हर ठोक के डॉक्टर को बताते हैं कि एक, आई एम सॉरी टू से दिस, बट यू हैव टू कंसिडर एवरी पेशेंट एज अ पोटेंशियल लिटिगेंट। इस हिसाब से ही आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, सब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए।
प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बहुत लोग कहते हैं दिस इज़ इंडियाज़ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. वाई डू वी स्पेंड सो मच ऑन क्योर्स, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, जबकि प्रिवेंशन में तो बहुत जल्दी एंड लेस अमाउंट से काम हो जाएगा. इसका फ्यूचर कैसे है सर? बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं तो कहता हूँ कि हम लोग की स्ट्रेटजीज ही वहीं से शुरू होनी चाहिए. हम लोग को प्रिवेंटिव मेडिसिन, अभी आप पोलियो, हमारे देश में इतना पोलियो था, अब वो 2 बूंद पिला पिलाकर अमिताभ बच्चन को सामने दिखाकर कितना फ़र्क पड़ गया, पड़ा ना. अल्टीमेटली प्रिवेंशन कितना काम आया. आज वैक्सीनेशन है, क्या नहीं हुआ वैक्सीनेशन. कोविड का वैक्सीन देखो आप. तो प्रिवेंशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उस वही हम बार बार बोलते हैं कि थैलेसीमिया, सिकल सेल तो एक पार्ट हो गया, लेकिन पूरे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कैरी करता है. तो प्रिवेंटिव हेल्थ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वी मस्ट, इवन द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ स्पेंडिंग मोर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ. कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे बनाए सर प्रिवेंटिव टेस्ट वगैरह का? बहुत बार नहीं होता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में. तो ये एक्सेप्टेंस थोड़ा सा जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है हर जगह. वो वहाँ तक पहुँचना जो है वो डिफ़िकल्ट है. इसके लिए पहले अवेयरनेस की आवश्यकता होती है. देखिए, जब तक हम लोगों को कहीं अवेयर नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है. तो इसीलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए मुझे लगता है कि जो सरकार बहुत सारे अभी हम लोग थिएटर्स में इधर उधर एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं, जैसे कैंसर प्रिवेंशन के लिए आप ये मत खाओ, टोबैको मत खाओ, सिगरेट स्मोकिंग ना करो, और इस प्रकार के होते हैं. तो इन चीज़ों को और बढ़ाने की आवश्यकता है. तो अवेयरनेस पे के लिए एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम द कुछ छोटे शॉर्ट फिल्म्स एंड एक बार अवेयरनेस हो गया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा. तो उसके बाद में लोग ये सब चीज़ें आगे प्रिवेंशन के लिए आएंगे. एंड स्कूल एंड कॉलेजेस में भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल preventive करना measures? चाहिए. और स्कूल कॉलेजेस तो एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसमें एक बार अगर आप, वो एक ऐसी एज होती है जिसमें अगर आपने दिमाग में डाल दिया तो वो डेफिनेटली आपको हमेशा एक बम्बार्डमेंट उसका रहता है, और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ पाते हो. प्रिवेंटिव चेकअप्स जो होते हैं सर, आई गेस अगर इसको गवर्नमेंट और एन NGO अलॉन्ग विद सम डॉक्टर एंड हॉस्पिटल साथ में करे तो इट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल ऑल्सो फॉर द डॉक्टर्स हु इज गोइंग देयर, स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम, इतने सब टेस्ट कर रहे हैं. इसको वायबल भी होना चाहिए सर प्रोजेक्ट. बिल्कुल सही है. देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो कैंप्स होते हैं, शिविर होते हैं, जिनको हम शिविर बोलते हैं, आप देखते हैं कितने सारे कैंप्स, शिविर, हेल्थ कैंप्स लगते हैं, लेकिन इनमें से कितने शिविर और कैंप्स हैं जो रियली जो यूज़फुल हैं, जिनको अब कई बार कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ वो फ़ोटो निकालने के लिए, पेपर में नाम आया बस पेपर में डालने के लिए एक शिविर करते हैं. अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो है वो पेशेंट को कितना हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने वो पेशेंट, वो शिविर तो किया, वो हेल्थ कैंप लिया, लेकिन वो हेल्थ कैंप के बाद में क्या आपने उस पेशेंट को फॉलोअप किया? जिस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत थी उसको आपने निःशुल्क ऑपरेशन किया कि नहीं किया? तो ये जो चीज़ें होती है, या जिसको कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, क्या आपने वो इन्वेस्टिगेशन फ्री करवाई कि नहीं करवाई? सो फॉलोअप ऑफ द पेशेंट आफ्टर द कैंप, हेल्थ कैंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक सिर्फ ऐसे हेल्थ कैंप कर देना, आई थिंक इट इज़ नॉट गुड. रादर आप कई बार तो ऐसा है कि वो पेशेंट को आप हेल्थ कैंप में बुला के उसको बता देते हो तुमको ये बीमारी है, आप ये जांच करके बस ये कागज़ पे लिख देते हो, बेचारा घूमता रहता है. तो हेल्थ कैंप्स होना बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन हेल्थ कैंप्स में जो पेशेंट्स हैं जिनको उनका फॉलोअप लेना भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए. डेफिनेटली. देयर इज़ अ साइलेंट क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के साथ हो रहा है सर आजकल. मेंटल हेल्थ, वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ गए हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, एंड नॉट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एडमिट टू इट, या आप उसके बारे में बात नहीं करते. इज़ दिस अ साइलेंस कि ये सर्वाइवल या कोपिंग मैकेनिज्म हो गया है? कॉर्पोरेट्स बहुत आ गए हैं, द कंप्लीट प्रैक्टिस हैज चेंज एकदम से. वो तो व्हाट इज़ हैपनिंग? सो देखिए, कैसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर का स्ट्रेस लेवल जो है वो पहले से अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. आज विश्वास की जो बात होती है, मतलब हम आज से जो पुराना देखते हैं 30-40 साल पहले, तो एक
भगवान के समान समझा जाने वाला व्यक्तित्व आज लोगों की नज़र में उसकी कितना परिवर्तन हो गया है। आज वो एक कमर्शियल, हमारे सामने एक डॉक्टर बैठा है, वो एक कमर्शियल व्यक्ति है, इस प्रकार की सोच लोगों में आई है। अब ये जो सोच है ये लोगों में आई है, हालांकि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ डॉक्टर्स कमर्शियल होते हैं, उनकी वजह से बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी इमेज भी इस प्रकार से बन जाती है। लेकिन ये जो लोगों की सोच है, इसकी वजह से डॉक्टर्स को भी एक अलग स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि पेशेंट मुझको उस नज़र से देख रहा है। तो ये जो है, इसकी वजह से एक स्ट्रेस जो मेडिकल फील्ड फ्रेटर्निटी के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें अल्टीमेटली अगर ये स्ट्रेस को, मतलब पेशेंट्स की सोच को भी ठीक करना है और डॉक्टर्स के स्ट्रेस को भी कम करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को स्ट्रीमलाइन करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत लॉन्ग टर्म इसका जो एक सॉल्यूशन है वो यही है। बहुत बार सर डॉक्टर्स तक मान लीजिए बहुत पढ़ाई की है, किसी ने फेलोशिप्स किए हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में काम किया है, नाउ आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू वांट टू स्टार्ट योर ओन हॉस्पिटल। बहुत लोग आजकल, पहले जैसे आपके टाइम में लोग सीधा शुरू कर देते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल नाउ डेज बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें हैं। किसी ने बाहर कॉर्पोरेट में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बहुत काम कर लिया एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। रेड टेप बहुत है सर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं आजकल, इसके लिए क्या सोल्यूशन है सर? तो देखिए कैसा है कि पहले अभी कॉरपोरेट्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, सर्विसेज भी अच्छी मिल रही हैं, एक एटमॉस्फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल रहा है, एक इन्वायरमेंट पेशेंट को बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचें तो एक वहाँ जो डॉक्टर्स वर्क करते हैं उनको भी अच्छा लगता होगा, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप रहती है क्या जब आप एक कॉरपोरेट या बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो, वो चीज़ एक क्वेश्चनेबल है। ठीक है, वहाँ पर आप जो काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, यू मे बी गेटिंग गुड पर्क्स, आपको अच्छी पेमेंट सैलरी मिल रही है, लेकिन आप सही में आप उस जगह पर सेटिस्फाइड हो क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब ये सब जो जिसको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है फिर भी वो वहाँ पर अगर काम कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आज अपनी खुद की डॉक्टर के लिए एक प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना उतना इजी नहीं है जितना पहले था, क्योंकि जो आज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। आज आप लैंड की कॉस्ट से लेकर हॉस्पिटल बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट, और उसके बाद जो लाइजनिंग के लिए इतने सारे जो हमके सर्टिफिकेट्स और क्लियरेंस लगते हैं, उनमें जो खर्चा और नॉट ओनली एक्सपेंसेस लेकिन जो टाइम जाता है, जो स्ट्रेस आता है, यह इतना इजी न होने की वजह से कई लोग मजबूरी में जो है इस प्रकार का जो रास्ता जो है अपनाते हैं। बट अब ये सिस्टम इस प्रकार का है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ पीयर सपोर्ट सिस्टम्स बना सकते हैं सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए या पब्लिक सेक्टर्स के लिए? तो वो तो अभी कई टाइम से हम देखा है कि ग्रुप प्रैक्टिस जो है वो एक प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं, कई जगह पर ऐसा होता है, तो वो सिस्टम में कई लोग काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग गुड ऑल्सो। तो इट इज़ वन ऑफ द वेज टू डील विथ। Other than Maharashtra Medical Council being a governing body and registering body who handles malpractices, quackery और rule making ethics, इसके अलावा डॉक्टर्स को और क्या हेल्प होती है सर फ्रॉम तो MMC? महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में आपको तो पता है रजिस्ट्रेशंस तो हैं ही, जिसमें अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन एंड पीजी रजिस्ट्रेशंस होता है, और ऑफ कोर्स निग्लिजेंस को हम लोग करते ही हैं। बट अभी हम लोगों ने कुछ जैसे कुछ चीज़ें और भी सोची हैं, जैसे डॉक्टर्स को, जो लोग रूरल में जाके काम करेंगे, डॉक्टर्स रूरल में जाके वर्क करेंगे, कैंप्स में करेंगे, सर्जिकल कैंप्स में खास करके जहाँ उपयोगी होता हो, ये इवन शहर के डॉक्टर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाएंगे तो भी हम उनको भी क्रेडिट पॉइंट्स देंगे। यानी
उनको जो आपको तो पता है रिन्यूअल के लिए क्रेडिट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको इस प्रकार के इंसेंटिव्स जो है वो हम देंगे, ऐसा भी हमने अभी किया है। दूसरा, हम लोगों ने अभी सारे जितने भी महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर्स हैं और एसपीज़ हैं उनको हमने लिखा है और हमने शुरू भी कर दिया है। अभी हमारे 2-3-4-5 सेमिनार्स हमारे अच्छे, बहुत अच्छे, जिसमें 200 से 500 पुलिसमैन्स लोगों ने ज्वाइन किया। हम उनको पुलिस को सेंसिटाइज कर रहे हैं मेडिको लीगली। यानी क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि कोई भी पेशेंट अगर पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता था तो इमीडिएटली क्या हो रहा था कि वो ऐसा एक पिक्चर क्रिएट हो जा रहा था कि डॉक्टर की गलती हो गई। तो ये इस चीज़ के लिए हम पुलिस को प्रॉपर क्या क्या कौन कौन से एक्ट्स हैं जहाँ पे पुलिस क्या क्या कर सकती है, उसमें डॉक्टर्स को क्या क्या प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे है, और इस प्रकार की सारी सेंसिटाइजेशन जो है वो हम लोग पुलिस के साथ मिलकर करना चाहते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल हैज़ नाउ स्टार्ट। आई थिंक अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स विल बी हैप्पी टू हियर ये हो रहा है, उनको शायद पता ही नहीं होगा ये सब। नहीं, ये आप अभी कर अभी रहे हमने शुरू किया है। क्या बात वी हैव जस्ट स्टार्टेड, थोड़े कुछ शहरों में हमने इसको चालू किया हुआ है। हैं। सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस बनाए विच शुड आउटलिव द इंडिविजुअल, इसके बारे में क्या कहना है सर? तो इसमें कैसा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए जिसमें हर एक को एक इंडिविजुअल जो है ना, दे शुड फील लाइक अ लीडर। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं खुद एक सब आगे बढ़ के सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये सिस्टम जो है इसको अडॉप्ट करना जो है आज की रियली नीड है और ज़रूरत है। व्हाट वर की कुछ लेसन्स जो आपने फ्रॉम इयर्स ऑफ लीडरशिप सीखे हैं, वो क्या है सर? मुझे लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस में ज़रूर उतरना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का प्रशासक हूँ, पूरा काउंसिल देख रहा हूँ, मैं नेशनल मेडिकल कमीशन में मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मेरे को ये सब पदों के जब कोई बोलता है कि तो आपको ये पद है वो पद है, तो मेरे को उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन जब मेरे को एक थैलेसीमिया या सिकल सेल का फादर, पेशेंट का जो पेरेंट होता है बच्चे का, वो आके कहता है कि सर आपने हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फ्री में करवा दिया, आपने मदद की, तो आज हमारा बच्चा पूरा ठीक हो गया, तो आई गेट सो हैप्पीनेस, आई टेल यू। तो अल्टीमेटली योर सेटिस्फेक्शन इज़ बाय डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स, एंड विच आई ऑलवेज फील लाइक, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करें। मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जब भी अभी हमें बुलाते हैं एज अ गेस्ट करके, तो मैं अपने लेक्चर में बोलता भी हूँ ये चीज़ कि हम लोगों ने अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ कम्युनिटी सर्विस जो है वो साथ में ज़रूर रखना चाहिए। यानी हम अगर किसी के चेहरे पर हंसी दे सके तो उससे अच्छा संतोष जो है वो किसी को नहीं। और हमारा तो प्रोफेशन एक मेडिकल प्रोफेशन है जो कि सबसे, मैं तो कहता हूँ कि अगर सामाजिक कार्य या सोशल वर्क अगर कोई बेस्ट कर सकता है तो बेस्ट सोशल वर्क इज़ अ मेडिको सोशल वर्क। आप किसी को उसकी बीमारी से उसको निजात दिला रहे हो, आप किसी की जान बचा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको इतना अच्छा मौका है, वाई यू आर वेस्टिंग दैट, आप वो मौका क्यों खोना चाहते हो? मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत बार डिस्कस करते हैं सर, नो अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड में इतना जॉब सेटिस्फैक्शन होगा जितना बीइंग अ डॉक्टर से मिलता है आपको। एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल क्रेव फॉर दैट वन थैंक यू, वन स्माइल, और that is what makes our day actually. सही बात है। What is the advice to young doctors जो आज MBBS कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं और न्यू they are coming into practice of the real world? So again हम लोग वही चीज़ मैं कहता हूँ कि आप लोग आगे चल के आपको चैलेंजेस बहुत है, बिकॉज यू आर अ यंग डॉक्टर्स, अभी पढ़ाई कर रहे हो आप, लेकिन चैलेंजेस को आपको स्ट्रेस लेके वो चैलेंजेस को फेस नहीं करना है। तो यू बी लाइक, आपको यह सोचना है कि हमें एक प्रकार से अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल तो होना है, लेकिन उस सक्सेस को लेकर हम अपने आप को इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को बना दें कि हम स्ट्रेस ले लें, ये ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए भी सोचें। यही मेरा उन स्टूडेंट्स जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको एक सलाह है। लास्ट 5 minutes सर बिफोर आई लेट यू गो,
दिस इज काइंड ऑफ अ रैपिड फायर, मैं सबसे पूछता हूँ, वन थिंग यू वुड सी इंडिया के हेल्थ केयर पॉलिसी में रातों रात चेंज हो जाए? सो हेल्थ केयर पॉलिसी का जो बजट है वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। वन पॉलिसी जो आप ऑल ओवर इंडिया आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? तो मैं तो वही कहूँगा कि बिफोर मैरिज सबका थैलेसीमिया और सिकल सेल का टेस्ट होना चाहिए, Definitely. ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो जिनको ब्लड लगे हर 15 दिन में। लाइफ में कुछ बिगेस्ट फेलियर हुआ, उससे आपने क्या सीखा सर? तो मैं यही बोलता हूँ कि हम लोग हाँ, हमने अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे जिन्होंने इतना सफ़र किया है, जो अपनी ज़िंदगी पूरी उन्होंने अपनी बीमारी में गंवा दी और आज हमारे बीच में भी नहीं है। तो मुझको ये सीखने को मिला कि हम लोग जो हैं, हम तो फिर भी बहुत कुछ सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, हमारे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये बताते हैं कि आप तो बहुत फिर भी अच्छे हो, आप उन पेशेंट्स को देखो जिन बेचारों ने अपनी ज़िंदगी खोई है। What is legacy to you? So I always want that the people should come up and do something which I am trying to do now. जो आज मैं करना चाहता हूँ वो एक ये बीमारियों के लिए प्रिवेंशन का जो काम करना चाहता हूँ वो आगे चल के लें, यही मेरी लेगेसी होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, बहुत मज़ा आया। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर अभी? मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा जो अपना इंटरेक्शन हुआ, एंड इट वाज वेरी लवली, लाइवली, and you always, I have been seeing your podcast in your previously also, you always been on a good all the interactions were so wonderful. Thank you so much. Thank you so much sir.